दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। ये हमारी इंडियन पॉलिटी की चौथी क्लास है, जिसमें आज हम राष्ट्रपति से संबंधित सवालों को देखेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति के अलावा भी हम जो है उपराष्ट्रपति के से संबंधित भी सवालों को देखेंगे। ये सभी ऐसे सवाल होने वाले हैं जो आपके बीपीएससी के द्वारा किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे बीपीएससी प्री, मुख्यतः जो है बीपीएससी प्री और बीपीएससी सीडीपीओ और बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 और उसके री एग्ज़ाम के जो है एग्ज़ामों में ये सवाल जो है पूछे गए हैं। तो आप सभी से निवेदन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप सभी लोग जो है वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आप सभी से कहना चाहेंगे कि अगर आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बिहार जीके, जीएस और जो है जनरल स्टडीज़ या जीएस के जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं उन सभी से संबंधित प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उसको भी एक बार जरूर पढ़िएगा। देखिए, पहला सवाल कह रहा है कि भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है, एग्जीक्यूटिव हेड जो है ये कौन होता है। तो अगर हम बात करें तो आप सभी लोग जानते होंगे कि कार्यपालिका अध्यक्ष जो है ये राष्ट्रपति ही होता है, लेकिन इसके नाम पर जो है प्रधानमंत्री ही सारे कार्य करता है। तो ये आपका ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में ये सवाल पूछा गया है। देखिए, अनुच्छेद 53(1) के अनुसार ये सारी चीज़ें जो है एक्सप्लेन की गई हैं। देखिए, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है ये राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार भारतीय संघ का जो कार्यपालिका अध्यक्ष होता है वह राष्ट्रपति ही होता है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति की गई है। संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है। तो किस में निहित की गई है, तो अभी आपको मैंने बताया कि ये जो है राष्ट्रपति में निहित की गई है। याद रखिएगा, संविधान के द्वारा जो केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति है ये राष्ट्रपति में निहित की गई है। तो ये आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। 65वीं बीपीएससी री एग्जाम प्री 2020 में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रपति जो है किसका हिस्सा नहीं होता। कह रहे राष्ट्रपति जो है संसद का हिस्सा नहीं होता, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। होता है, संसद का हिस्सा होता है और संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है। बैठता नहीं है संसद में वोट दे सकता है। कह रहे हैं संसद में वोट दे सकता है, लेकिन जो है संसद में वोट भी नहीं दे सकता है। तो यहाँ पर केवल और केवल आपका एक ही विकल्प सही हो जाएगा, संसद का हिस्सा होता है। ठीक है, संसद का हिस्सा होता है राष्ट्रपति। जो है राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर जो है ये तीन जब जो है तीनों चीज़ें मिलती हैं तो आपकी जो है संसद का निर्माण होता है। याद रखिएगा, 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के साथ मिलकर संसद का निर्माण करता है। इस प्रकार वह संसद का अभिन्न अंग है। गौरतलब है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहते हैं। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं। भारतवर्ष के रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये भारत के राष्ट्रपति होते हैं। याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति होती हैं, वो तीनों सेनाओं के जो है प्रमुख होते हैं। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया था। अगर हम बात करें सशस्त्र बलों सेनाओं की सर्वोच्च कमान भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्र की रक्षा का दायित्व मंत्रिमंडल के पास होता है। इसका निर्वहन रक्षा मंत्रालय से किया जाता है। अगला सवाल देखिए, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अपने सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। तो यही आपका जो है विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, पहला ही विकल्प सही हो जाएगा, सीधे और या तो जो उनके अंडर में जो है अधिकारी हैं उनके द्वारा ये अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ए विकल्प जो है यही आपका सही हो जाएगा। 60वीं से लेकर 62वीं बीपीएससी प्री 2016 में ये सवाल पूछा गया है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 में लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 53(1) में कहा गया है।
अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है। भारत का जो राष्ट्रपति है वो चुनाव के लिए कितनी बार पात्र होता है, तो यहाँ पर जो है कोई लिमिट नहीं रखी गई है, याद रखिएगा कोई लिमिट नहीं रखी गई है, तो डी विकल्प हो जाएगा, चाहे कितनी भी बार। ठीक है, कितनी भी बार जो है वो जो है नॉमिनेशन अपना कर सकते हैं, जो पुनः चुनाव के लिए जो है पात्र माने जाते हैं। 67वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2022 में ये सवाल पूछा गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के निर्वाचन और पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता के बारे में बताता है। इसके अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद के रूप में जो है पद पर जो है कार्य करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए इस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। और इस प्रकार भारत का राष्ट्रपति कितनी भी बार जो है पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है। अगला सवाल देखिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन जो है सम्मिलित होते हैं, ये आपको बताना है। कौन कौन जो है सम्मिलित होते हैं ये बताना है आपको। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य जो है इसमें शामिल होते हैं। डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। दोनों सदन मतलब राज्यसभा और लोकसभा, और जितने भी राज्य में जो है विधानसभा है, विधानसभा तो ऐसे सभी जो है राज्यों में है, विधान परिषद भी होती है कुछ राज्यों में, तो विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य जो है और संसद के जो है दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य इसमें जो है वोट डालते हैं। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है। इसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य 17वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा अंतःस्थापित हैं और राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य इस निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते, याद रखिएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया है। अगला सवाल देखिए, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति का जो है चुनाव किया जाता है किसके द्वारा, तो देखिए राज्यसभा के द्वारा अकेले नहीं किया जाता है, भारत की जनता के द्वारा भी नहीं होता है, यह अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और संसद के दोनों सदनों के सदस्य व संसद व राज्य विधानसभाओं द्वारा। अब इसमें से कौन सा सही हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा, तो इसमें अगर हम बात करें संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा और संसद व राज्य विधानसभाओं के द्वारा, ठीक है, ये दोनों आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों आपका सही हो जाएगा। तो इसका ई विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। 65 बीपीएससी री एग्जाम प्री 2022 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा नहीं किया जाता है, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली, आनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा या खुला बैलेट प्रणाली के द्वारा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इनका जो चुनाव होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होता है और एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा होता है। तो यहाँ पर दोनों ही सही हो सकते हैं। देखिए, ये दोनों एक ही में आ जाएंगे, यहाँ पर ये दोनों सही हो जाएंगे। 44वीं बीपीएससी प्री 2001 में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। तो उस विवाद को किसे सौंपा जा सकता है, तो इसका सही जवाब आप सभी लोग जानते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, क्योंकि सबसे बड़ा पद जो है वो राष्ट्रपति हो गया और राष्ट्रपति के बाद जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का ही पद है और सर्वोच्च न्यायाधीश का ही पद है, तो इन्हीं को ये सौंपा जाएगा। सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 38वीं बीपीएससी 1992-93। देखिए, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को अनुच्छेद 71(1) के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया विनिश्चय जो है यही अंतिम निर्णय होगा। अगला सवाल देखिए, 17वीं बीपीएससी री एग्जाम 2024 का सवाल है कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा। ठीक है, निम्न में से कौन जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो इसका सही जवाब 11वें नंबर का कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा जो है राज्य विधानसभाएं। ठीक है, राज्य की जो है विधानसभाएं, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ये जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग में जो है शामिल नहीं होती हैं और यह प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर चलाई जाती है, जो संसद में चलाई जाती है। इसमें राज्यों की विधानसभाएं भाग नहीं लेती हैं, जबकि अनुच्छेद 54 खा के अनुसार राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग है। ज्ञातव्य है कि सभी राज्यों या राज्यों की विधान परिषदें राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग नहीं है।
ये याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में उल्लेख है कि संघ की कार्यकारी शक्ति जो है ये राष्ट्रपति में निहित होगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो बिल्कुल ये आपका जो है सही हो जाएगा। अभी मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया था कि 53(1) में जो है बताया गया है कि जो है राज्य की या संघ की जो कार्यकारी शक्ति है ये राष्ट्रपति में ही निहित होती है। तो ये तो आपका सही हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें, राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद से जो है 5 वर्ष तक के लिए पद ग्रहण करते हैं, तो ये भी आपका सही है। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख किया गया है। तो अगर यहाँ पर हम बात करें तो जो है महाभियोग की प्रक्रिया, अभी मैंने आपको बताया था कि महाभियोग की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद जो है 61 में है, 60 में नहीं है, आप इसको याद रखिएगा, ये 61 में है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा ही सही है। इसीलिए आपका बीपीएससी असिस्टेंट 2019 में ये सवाल पूछा गया था और इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में कथन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में उल्लेख है कि संघ की कार्यकारी शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख है, अतः कथन जो है 3 सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। देखिए, 48वें से 52वें बीपीएससी जो है प्री 2008 का ये सवाल है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो उस टाइम पर जो है भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है और उनका जिम्मेदारी या उनका काम कौन करता है, तो ये भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा। याद रखिएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, यदि जो है अनुच्छेद 365 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार जो है उपराष्ट्रपति संभालेगा। यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध है राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 में ये सारी बातें जो है बताई गई हैं। अगला सवाल देखिए, 14वें नंबर का सवाल है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो भारत का राष्ट्रपति किसे बनाया जाएगा। देखिए, इसमें क्या कह रहा है, राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश भी उपलब्ध नहीं है, मतलब तीनों लोग उपलब्ध नहीं है, तो भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया जाएगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज होते हैं उनको ये कार्यभार दिया जाएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। सीडीपीओ में ये सवाल जो है पूछा गया था, 14वें नंबर का ये सवाल है और इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही विकल्प आपका सी हो जाएगा। देखिए, अगला सवाल कह रहा है 15वें नंबर का सवाल 39वीं बीपीएससी में और 47वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो कैसे हटाया जा सकता है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो है कैसे हटाया जा सकता है, तो ये जो है संसद के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है। याद रखिएगा, डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 56(1) के खंड 1 के उपखंड ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 61 में उपबंधित अनुच्छेद 61 पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है और इसी रीति से जो है संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से उनको जो है पद से हटाया जा सकेगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो ये भारत के राष्ट्रपति में सभी शक्तियां जो है निहित होती हैं। लैंग्वेज केवल बदल रहा है, आपका जवाब जो है यही हो जाएगा। 42वीं बीपीएससी प्री 1997-98 में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। कौन सा अधिकार नहीं देता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, तो ये तो बिल्कुल देता है। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये नहीं हो जाएगा, ठीक है, ये अधिकार नहीं देता है, याद रखिएगा। ये राज्यपाल नियुक्ति करता है जो है राज्यों के मुख्यमंत्री की, तो ये आपका जो है बी विकल्प हो जाएगा और ये अधिकार जो है ये राज्यपाल का है। बाकी रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का ये बिल्कुल सही है और देश के किसी भाग में जो है आपातकालीन स्थिति लागू करने का ये सभी इनको संविधान जो है अधिकार देता है। देखिए, अनुच्छेद 164(1) के अनुसार राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार जो है राज्य के राज्यपाल को है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है 18वें नंबर का कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है। कौन का, क्षमा दान देने का अधिकार प्राप्त है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का ये भी अधिकार इनको प्राप्त है कि नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए, बाकी आपातकाल की घोषणा तो ये तो बिल्कुल हो जाएगा, अध्यादेश जारी कर सकता है बिल्कुल, तो ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो है हटा नहीं सकता है,
ये आप बी विकल्प जो है ये आपको सही हो जाएगा। कैसे, देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 के खंड 4 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश नहीं दे दिया है। तो बी विकल्प जो है सही है। राष्ट्रपति जो है डायरेक्ट नहीं हटा सकता है, संसद के दोनों सदन जो है इसको बहुमत से जब पास करेंगे तभी ऐसा हो सकता है। 19वें नंबर का सवाल है कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है। तो ये कौन से नंबर की राष्ट्रपति थी, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये 12वें नंबर की जो है भारत की राष्ट्रपति थी, याद रखिएगा 12वें नंबर की। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 48वीं से 52वीं बीपीएससी प्री 2008 और यूपी लोअर 2015 में प्री में ये सवाल पूछा गया था। देखिए 19 जुलाई 2007 को भारतीय गणतंत्र के 13वें राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए और 25 जुलाई 2007 को श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने व्यक्ति अनुसार अगर देखें तो देश की 12वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। तथापि कार्यकाल के अनुसार उनका क्रम जो है 14वां था। प्रतिभा देवी पाटिल या प्रतिभा सिंह पाटिल ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी भैरव सिंह शेखावत को पराजित किया। वे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी और वर्तमान समय में जो है द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की राष्ट्रपति हैं। अगला सवाल देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य के थे। तो जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, जिनका नाम था, ये बिहार से संबंधित थे, याद रखिएगा। तो ये ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 66वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2020 में ये सवाल पूछा गया है। देखिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मूलतः बिहार राज्य से थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले में हुआ था। वे 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक भारत के जो है राष्ट्रपति रहे थे। अगला सवाल देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहाँ से थे, तो ये बिहार से थे। क्या नाम था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार में कहाँ से, सीवान से। तो सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे। वह संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। ज्ञातव्य है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला सवाल देखिए, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, ये आपको बताना है। तो अभी आपने हाल ही में न्यूज़ सुनी होगी, बहुत सारे कानून जो है जो है विधेयक जो है अधिनियम बने हैं। तो वह कैसे, तो जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है। तो ऐसा केवल नहीं हो पाएगा जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे दे। देखिए इसमें दोनों सदनों के पारित होने के बाद जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है और साइन कर देता है तो ये जो है अधिनियम बन जाते हैं। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 48वीं से 52वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियम तभी बन पाता है जब राष्ट्रपति उस पर जो है हस्ताक्षर कर अपनी सहमति देता है। अगला सवाल देखिए, उपराष्ट्रपति से संबंधित सवाल है कि किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। किस सभा का जो है अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, तो ये होता है राज्यसभा। राज्यसभा का जो अध्यक्ष है वो उसका सदस्य नहीं होता है। ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। 48वीं से 52वीं बीपीएससी प्री 2008 में ये सवाल पूछा गया है। देखिए राज्यसभा का पदेन सभापति जो है ये उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा होता है और संविधान के अनुच्छेद 89(1) एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला सवाल देखिए, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्यसभा का जो पदेन जो अध्यक्ष होता है वो आपका कौन होता है, तो ये आपका जो है उपराष्ट्रपति होता है। मतलब जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का जो है अध्यक्ष भी होगा, याद रखिएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राज्यसभा का सभापति कौन है। राज्यसभा का जो है सभापति कौन है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो है यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। 45वीं बीपीएससी प्री 2001 और 2 में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, राज्यसभा के चेयरमैन है। राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं, तो भारत के उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 42वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। देखिए कह रहा है कौन सा कथन जो है असत्य है। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। तो ये तो पहला ही आपका सही हो गया। उपराष्ट्रपति जो है ये जो है राज्यसभा का सभापति बनता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर असत्य पूछ रहा है तो आयु कम से कम जो है ये 35 वर्ष की होनी चाहिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। और उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है
ये भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो उपराष्ट्रपति का अगर चुनाव की बात की जाए तो जैसे जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है वैसे ही जो है उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, याद रखिएगा। 38वीं बीपीएससी प्री 1992-93 में यह सवाल पूछा गया था। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। अगला सवाल देखिए, 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं। ये देखिए 2022 का सवाल है, इसीलिए 2022 का ही जो है इसमें आंकड़ा पूछ रहा है। तो 2022 में अगर हम बात करें तो 788 टोटल सदस्य थे, याद रखिएगा 788। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 67 बीपीएससी प्री एग्जाम 2022 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, राज्यसभा के 233 सदस्य इसमें थे और राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य थे और लोकसभा के 543 और दोनों सदनों को मिलाकर बने निर्वाचक मंडल में शामिल हुए थे कुल 788 सदस्य। अगला सवाल देखिए, श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के राष्ट्रपति के रूप में क्रमांक कौन सा था। तो भारत के ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो जो हामिद अंसारी थे इनका नंबर 12वां था। 12वां नंबर और किसका था, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी का भी राष्ट्रपति के रूप में जो है 12वां क्रम था। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति क्रमानुसार क्रमांक जो है 12वां है और वर्तमान में व्यक्ति क्रमानुसार 14वें उपराष्ट्रपति जो है जगदीप धनखड़ है। अब देखिए, जगदीप धनखड़ नहीं है इस टाइम पर, इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया था। तो अभी कौन है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला सवाल देखिए, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है। भारत का प्रधानमंत्री जो है मुख्य है तो किसका है, राज्य सरकार का है या केंद्र सरकार का है, या राज्य या केंद्र सरकार दोनों का। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा केंद्रीय सरकार का है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, बी विकल्प सही हो जाएगा। 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा और इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का व्यवहारिक प्रमुख होता है। वस्तुतः यह लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन का जो है नेता होता है। अगला सवाल देखिए, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा के सदस्य या राज्यसभा के सदस्य या संसद के सदस्य या दोनों सदन के सदस्य। तो आपको बताना है कि आमतौर पर क्या होते हैं। तो आमतौर पर जो होते हैं 9वें नंबर का जो सवाल है ये जो है लोकसभा के सदस्य होते हैं और जो है बहुमत प्राप्त दल का जो है ये नेता होता है। ठीक है, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है और आमतौर पर वह लोकसभा का सदस्य होता है क्योंकि लोकसभा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय है और वह लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। फिर भी राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनाए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ज़्यादा लोकतांत्रिक यही है कि वह लोकसभा का सदस्य हो। अगला सवाल देखिए, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है। तो भारत का जो प्रधानमंत्री है ये किसके प्रति जवाबदेह है, तो ये जो है लोकसभा के प्रति जो है जवाबदेह होता है। सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चूंकि मंत्रिपरिषद का प्रधान जो है प्रधानमंत्री होता है, अतः प्रधानमंत्री भी लोकसभा के प्रति ही जवाबदेह है। अगला सवाल देखिए, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं किसके लिए, तो ये जो है किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं ये आपको बताना है। 11वें नंबर का ये सवाल है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो ये केवल लोकसभा के प्रति होते हैं जवाबदेह और उत्तरदायी। ये आपका जो है डी विकल्प सही हो जाएगा। याद रखिएगा, डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 41वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है तो ये जो है किसके उत्तरदायी होता है, तो ये यहाँ पर देखिए क्योंकि यहाँ पर जो है लोकसभा नहीं है तो हम प्रधानमंत्री के प्रति कह सकते हैं, लेकिन इसको जो है स्टार मार्क कर दिया गया है। देखिए, जो मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है वो लोकसभा के प्रति ही होती है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, अतः निकटतम उत्तर जो है संसद होगा चूँकि लोकसभा विकल्प में नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि संसद के प्रति जो है ये जो है उत्तरदायी होती है, तो हम डी विकल्प भी मान लेते हैं। अगला सवाल देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। कार्यपालिका जो है किसके अधीन रहकर कार्य करती है ये आपको बताना है। 13वें नंबर का सवाल है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये होता है विधायिका के। ठीक है, कार्यपालिका जो है विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है।
बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 45वीं बीपीएससी प्री 2001 में ये सवाल पूछा गया था। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन विधायिका के संसद सदस्यों से होता है और कार्यपालिका मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका या लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं। अगला सवाल देखिए, 14वें नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है। तो ऐसा जो है कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। तो ये कहा गया था आपके जो है 91वें संविधान संशोधन जो है ये आपका हुआ था 2003 में, और इसी में कहा गया था कि लोकसभा के कुल सदस्यों की जो संख्या होगी वो जो है जो मंत्रिपरिषद की जो संख्या होगी वो लोकसभा के कुल सदस्यों के जो है 15% तक ही हो सकती है। तो ये आपका 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में ये बातें कही गई थी। 66वीं बीपीएससी प्री री एग्जाम 2020 में ये सवाल पूछा गया था। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75(1) में जो है खंड 1 का जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या जो है लोकसभा के कुल सदस्यों की जो है 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अतः विकल्प बी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। बी कैसे हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, 91 जो लिखा है ये सी में लिखा हुआ है, तो ये आपका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 91 नंबर का जो है ये सी में मेंशन किया गया है। देखिए 15वें नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है। अल्पसंख्यक मामले का जो है मंत्रालय जो है किसे सौंपा गया है, तो ये जो है स्मृति ईरानी को कहा जा रहा है। ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। 67वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2022 में ये सवाल पूछा गया था। और वर्तमान में अगर हम बात करें 2025 की स्थिति के अनुसार तो अल्पसंख्यक मंत्री जो है ये किरण रिजिजू हैं, जबकि अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री जो है जॉर्ज कुरियन हैं। अगला सवाल देखिए, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है, तो ये आपका हो जाएगा मंत्रिमंडल जो सचिव होते हैं ये आपके हैं, याद रखिएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में ये सवाल पूछा गया है। देखिए केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी जो है ये मंत्रिमंडल या कैबिनेट सचिव जो है वो आपका होता है। देखिए भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली जो है किससे संबंधित है, विभाजन प्रणाली जो है किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 17वें नंबर का ये हो जाएगा। एक तो नीति बनाएगी और दूसरा जो है उसका क्रियान्वयन कराएगी या कार्यान्वयन करेगी। तो ये आपका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, जैसे कार्यपालिका और विधायिका हम कह सकते हैं। 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में ये सवाल पूछा गया था और यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में विभाजन प्रणाली नीति निर्माण और उसके क्रियान्वयन से संबंधित है। इसमें सचिवालय योजना और नीति निर्माण संबंधी कार्य करता है, जबकि नीतियों का क्रियान्वयन जो है संबंधित निकायों और एजेंसियों के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान जो है कौन होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान जो है कौन होता है ये आपको बताना है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान जो है ये प्रधानमंत्री होता है। इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 53वीं से 55वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। तो आज के सेशन में दोस्तों इतना ही, यही हमारा जो है आखिरी सवाल था आज के सेशन का। अब इसमें अगर हम देखें आगे हम क्या पढ़ेंगे तो आगे हम महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक महालेखा परीक्षक इन सभी से संबंधित सवालों को देखने वाले हैं। इसके अलावा जो है संसद में, लोकसभा, राज्यसभा, ये सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। तो आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने जो है दोस्तों में अपने शेयर नहीं किया है इस वीडियो को, तो दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।